दोस्तों, इस देश में आजकल बड़ी विचित्र स्थिति है। एक तरफ देश के जो बादशाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी, वो लाव लश्कर के साथ थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अलग अलग जलसों का लुत्फ ले रहे हैं और पीठ पीछे उनके इस मुल्क में संसद में कोहराम मचा है 2 दिन से। और आप कह सकते हैं कि बीती एक रात ने, सिर्फ एक रात ने एनडीए के 4 बड़े नेताओं को रातों रात हीरो से जीरो कर दिया है, कम से कम मुसलमानों की नजर में। और जिसमें सबसे बड़े टारगेट, द बिगेस्ट टारगेट, ये दोनों लोग हैं, नीतीश कुमार और नायडू बाबू, जो कल तक किंग मेकर थे, कल तक हीरो थे। आज की तारीख में स्थिति यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी से जितने भी मुस्लिम पदाधिकारी हैं, नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, एक एक करके दामन छुड़ा रहे हैं। और उसमें कई तो ऐसे हैं जो बाकायदा इस्तीफा दे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा किया, मुसलमानों के साथ धोखा किया। और यही स्थिति आंध्र प्रदेश में नायडू बाबू की। तमाम पदाधिकारी वहां भी खुलकर नायडू का विरोध कर रहे हैं। और अगर आप संसद देखें तो संसद में मोदी और शाह से बड़े विलेन, बड़े खलनायक विपक्ष की नजर में नीतीश हैं, नायडू हैं, चिराग पासवान हैं, जयंत चौधरी हैं। और आप कह सकते हैं कि इन चारों की छीछा लेदर हो रही है दोनों सदन में। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। एक तरफ संसद में हंगामा है, लेकिन संसद के बाहर स्थिति और बेकाबू होती जा रही है, क्योंकि पूरे देश भर में वक्फ बिल को लेकर, ये जो संशोधन बिल था, इसको काला कानून माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक तरह से बेइज्जत करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए सिर्फ ये कानून लाया गया है। और इसकी एक बहुत गहरी प्रतिक्रिया ना सिर्फ मुस्लिम्स में, बल्कि आप कह सकते हैं जो सेकुलर इंडिया है उसमें भी बहुत ज़्यादा इसकी प्रतिक्रिया है। मोदी जी के गुजरात में आंदोलन हो रहे हैं, अहमदाबाद में आज काफ़ी बड़े प्रोटेस्ट हुए। उधर अगर आप मुंबई देखें, महाराष्ट्र में, तो वहाँ भी जो है मुस्लिम समाज सड़कों पर था। तमिलनाडु में जगह जगह, चेन्नई में प्रोटेस्ट हुए, बंगाल में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, बिहार में जगह जगह प्रोटेस्ट है। और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है इस आंदोलन को तेज कर रहा है और उसका मानना है कि अगर किसानों के काले कानून वापस हो सकते हैं तो फिर ये भी काला कानून वापस करना ही पड़ेगा मोदी को। दोस्तों, असली खबर पे आता हूँ। असली खबर यह है कि गोदी मीडिया, बीजेपी की मीडिया भले ये कहे कि एक बड़ी जीत हो गई, बिल पास करा लिया लोकसभा से, मोदी जी के चाणक्य ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, इतने विरोध के बावजूद भले ये एक परसेप्शन नैरेटिव क्रिएट किया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि अंदर से मोदी भी हिले हुए हैं और चाणक्य भी हिले हुए हैं। चाणक्य भी हिले हुए हैं। हिले इसलिए हुए हैं क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि जब वोटिंग होगी लोकसभा में तो बीजेपी के पास इस वक्त 293 वोट हैं, 293 उनके सांसद हैं एनडीए के, बीजेपी 240 पर है। उनको लग रहा था कि ये जो 293 की संख्या है ये इसको 300 के पार ले जाएंगे, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस के बाहर हैं या इंडिया अलायंस को भी तोड़ने की कोशिश की थी, जिसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे को लाने की कोशिश हो रही थी, और भी कई पार्टियां थी, एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहाँ 300 पर जाने की बात थी और कहाँ 300 छोड़िए, 293 छोड़िए, 288 लोगों ने सिर्फ बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। और अगर नायडू और नीतीश अगर वो एब्सटेन कर गए होते तो ये बिल पास कराना मुश्किल हो जाता। ये जो संख्या पहुंची 293 से 288 पर आ गए, उसके पीछे कई कारण हैं। कारण ये है कि ज़्यादातर जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो या फिर वो बीआरएस हो, बीआरएस जो तेलंगाना की पार्टी केसी चंद्रशेखर राव की, या फिर बीजू जनता दल हो राज्यसभा में जिसके 7 सांसद हैं, या वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 4 सांसद लोकसभा में, 7 सांसद राज्यसभा में,
ऐसा लग रहा था बीजेपी को कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी यानी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ये उनके साथ आ जाएगी। उनको ये भी लग रहा था कि नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल भी उन्हें ही समर्थन देगी। इस तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश हो रही थी। ऐसा हुआ नहीं। अचंभा ये हो गया कि बीआरएस जिसके 4 एमपी हैं राज्यसभा में, उसके बाद बीजू जनता दल है 7 एमपी हैं, वाईएसआर की पार्टी के 7 एमपी और भी कई छोटी पार्टियां हैं, ये सारी की सारी इस बिल के विरोध में चली गई। और आप कह सकते हैं कि शाह साहब को एक बड़ा झटका लगा। कहाँ तो ख्वाब देख रहे थे 300 से ज़्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन जब वोटिंग हुई तो 288 पे आ गए। अब दोस्तों नीतीश कुमार या नायडू बाबू या जयंत चौधरी या चिराग पासवान जैसे छोटे खिलाड़ियों को या पुराने महारथियों को कहीं ना कहीं ईडी का डर दिखा के या आप कह सकते हैं सीबीआई का डर दिखा के या कोई प्रलोभन दे के भले ही मैनेज कर लिया अमित शाह ने इन लोगों को, लेकिन सच्चाई है कि जो इंडिया अलायंस थी जो बिखर रही थी कहीं ना कहीं, एक तरफ ममता बनर्जी थी, थोड़ा सा नाराज़गी चल रही थी कांग्रेस के साथ, अखिलेश और राहुल में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे बिखराव दिख रहा था, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से नाराज़ थी, और यहाँ तक कि शिवसेना उद्धव ठाकरे भी थोड़ा बहुत कांग्रेस से नाराज़ थे, क्योंकि पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे चाह रहे थे कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे उनको सीएम प्रोजेक्ट करें महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा सा वो भी आप कह सकते हैं विड्रॉ कर लिया था उन्होंने इंडिया अलायंस से। लेकिन इस बिल ने पूरे इंडिया अलायंस को, इस बिल ने समूचे विपक्ष को एक बार फिर एक कर दिया। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे टीएमसी हो, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, या फिर वो शरद पवार की एनसीपी हो, सारी की सारी पार्टियां एकजुट हुई। और सबसे बड़ी चीज कि इनके पीछे पीछे बीआरएस भी आ गई, तेलंगाना की बड़ी पार्टी है, उसके बाद बीजू जनता दल भी आ गए, और कहीं ना कहीं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी साथ दिखाई दे रही। तो विपक्ष को आप कह सकते एक नया ऑक्सीजन मिला, एक नई संजीवनी मिली है, और आने वाले समय में एक एक बिल पास कराना मुश्किल होता जाएगा मिस्टर मोदी के लिए, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया से डरे तो नीतीश और नायडू भी हैं, जिनके लिए सिर्फ एक रात में एक बड़ा वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से निकल गया। अब दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है कि वक्फ बिल को लेकर आगे की स्ट्रैटेजी क्या, आगे क्या करने जा रहा है विपक्ष, क्या करने जा रहा है मुस्लिम संस्थाएं, क्या करने जा रही हैं। जैसे मुसलमानों की एपेक्स बॉडी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो पर्सनल लॉ बोर्ड उनकी रणनीति आगे क्या है। जमायत हिंद और जमायत उलमा जैसे और भी कई इस तरह के आप कह सकते हैं मुस्लिम संस्थाएं हैं जो इस पूरे आंदोलन में एकजुट हैं, एक छतरी के नीचे आ रही हैं, और तमाम धर्मगुरु हैं, तमाम बड़े बड़े दरगाह, इमाम बाड़े, मस्जिदों के आप कह सकते हैं इमाम हैं, और भी कई धर्मगुरु हैं, संस्थाएं हैं मुसलमानों की, जो इस छतरी के नीचे आकर एकजुट हो रही हैं धीरे धीरे। उनकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब मेरी आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ पदाधिकारियों से बात हुई, और भी कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात हुई, फ़ोन पे बात हुई। उनका ये कहना है कि उनकी 2 pronged स्ट्रैटेजी, यानी 2 लेवल पे उनकी रणनीति। एक तो ये है कि जो आंदोलन है किसान आंदोलन की तर्ज पे एक बड़ा आंदोलन चलेगा, जिसमें समूचा विपक्ष अपने अपने राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, इसी तरह से तेजस्वी यादव जो थोड़ा सा ढीले चल रहे थे उनको भी एक नई रोशनी मिली है, क्योंकि नीतीश का जितना भी मुस्लिम वोट था, भले ही उनको पूरे मुस्लिम में से 20% 15% वोट मिलता था, वो धीरे धीरे एक मुश्त होके वो महागठबंधन में शिफ्ट हो रहा है, जिसमें लेफ्ट पार्टियां हैं, तेजस्वी हैं, कांग्रेस है। तो बिहार में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है।